हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। मैं दीपेंद्र आज आपको फाइनली किल शॉर्ट के इस प्रोग्राम में कैलकुलस का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो जो भी सारी कैलकुलस में चीज़ें हमने पढ़ी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और ये सारे कंसेप्ट्स या रादर रास में हमने जो पढ़ा था होता डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें आज फाइनली हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो एक कैलकुलस यानी आपकी जो यूनिट 2 शुरू हुई थी उसका एक कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे। ये जो 40 डेज का किल शॉट प्रोग्राम चल रहा है, इसका एक ही इंटेंट, एक ही मोटिव है स्टूडेंट्स कि आपकी IIT JEE की इन 40 डेज की प्रिपरेशन को फाइनल एक अच्छे कल्मिनेशन के साथ, एक रिवीजन के साथ आपको प्रिपेयर करके भेजना, ताकि आप अपनी IIT JEE का पेपर बहुत अच्छे से दे पाएं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन मॉड्यूल जहां पे हम हर चैप्टर को एक दिन में कवर करते हैं। उस एक लेक्चर में हम उसकी समरी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि कुछ लेक्चर्स के बाद उस पूरी यूनिट को एक लेक्चर में हम ओवरऑल रिवाइज भी करते हैं। तो आज का लेक्चर उसी पर बेस्ड है जहां पर हम पूरा कैलकुलस एक साथ एक ही बार में रिवाइज करेंगे। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से स्क्रीन पर देखिएगा। तो जल्दी से आज का लेक्चर सीधे सीधे क्वेश्चंस यानी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। अभी तक जितनी भी थ्योरी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस हमने सीखे, उन्हीं पर बेस्ड ओवरऑल आज के लेक्चर में कैलकुलस रिवाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा हमारा यूजुअल प्रोटोकॉल है, जैसा अभी तक हम करते आए हैं, मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ, आप वीडियो पॉज करते हैं और क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं। एंड देन आई एम वेरी श्योर आपने इसे पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश की। अब हम इसे साथ में देखेंगे। वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी इंटरेस्टिंग सी लैंग्वेज है। वो कह रहा है F223 से 0 से 1 में डिफाइंड। ये काफ़ी ज़रूरी बातें होती हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है आप बारीकियों पर जाइए, आप डिटेल्स पढ़िए, आप डिटेल्स को इग्नोर मत करिए। वहीं पे क्वेश्चंस का क्रक्स या जस्ट या सार छुपा होता है और वही आप मिस कर देते हैं। तो अगर आप डिटेल से पढ़ना शुरू करें तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है F223 से 0 से 1 में डिफाइंड है। मतलब 0 से 1 उसकी रेंज होगी या कोडोमेन होगा, और 2 से 3 यानी x की जो वैल्यूज आप ले पाएंगे वो 2 से 3 तक ही होंगी, एक्सक्लूडिंग इवन 2, एक्सक्लूडिंग इवन 3। तो 2 और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। आई होप आपको ये ब्रैकेट्स का मतलब समझ आता है। और अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो उसकी डेफिनेशन वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, उस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। ये कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, मेंशन होना चाहिए था वैसे कि दिस साइन, दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। जनरली ये लिखा होता है, अगर ये ना लिखा हो तो आप रिज्यूम मत करेगा बाय द वे। तो यहाँ पर अगर ऐसी कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है x में से। क्या आपको याद है, हमने हमेशा से सीखा है स्टूडेंट्स कि दुनिया के सारे नंबर्स को ऐसे लिखा जाता है, मतलब कोई भी नंबर हो उसको हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिख सकते हैं। आई होप हमने ऐसा कुछ सीखा है। और अगर यही कंसेप्ट, यही थ्योरी को मैं अप्लाई करूँ तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मैं x को यहाँ ले आऊँ तो मैं कह दूंगा सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू द नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। आई होप ऐसा कहा जा सकता है। और यही तो हमारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो, और अगर मैं याद कर पाऊँ थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को, तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन कैसे बिहेव करता है सर, फ्रैक्शन पार्ट किसी भी नंबर का लेना, मतलब उसका फ्रैक्शन पार्ट कंसिडर करना। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन पार्ट दिया है वो क्या दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है 2 से 3 तक का, मतलब 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स का फ्रैक्शन पार्ट। बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपके सामने लिखी गई है। अगर मैं f(x) को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो f(x) एग्जैक्टली क्या है सर, f(x) है इनकी लैंग्वेज में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। मैं x को तो x ही लिखा रहने देता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करूँ, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो ये फिगर आउट करने में कि सर 2 से 3 के बीच का कोई भी अगर मैं नंबर लेता हूँ, 2 से 3 के बीच का अगर मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, लेते हैं नंबर स्केल है, ये नंबर स्केल पर 2 और ये कहीं ना कहीं 3, इवन 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 2 से बड़ा कोई भी नंबर और 3 से छोटा कोई भी नंबर, 2 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब 2 से 3 के बीच के किसी भी नंबर का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ तो याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लो यहाँ कहीं होगा सर 2.2, बताओ 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा सर, 2.2 के इक्वल या इससे छोटे सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर। तो 2.2 के इक्वल या इससे छोटे सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या होगा सर, 2। क्या मैं फाइनली कंक्लूड कर सकता हूँ कि 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, आप 2 और 3 हटा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इवन में ले लेता हूँ 2.98, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा सर, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर इसका डोमेन फिक्स्ड है, इसका डोमेन क्या फिक्स्ड है कि सर जो x है वो 2 से 3 तक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख के दिया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, बल्कि इन रियलिटी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ही नहीं। ये क्या है सर, ये एक्चुअली है 2। क्यों 2 है सर, क्योंकि 2 से 3 के बीच का
किसी भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो वो डेफिनेटली क्या होता है 2। तो फाइनली इस एफ ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा x माइनस 2। डिड यू रियलाइज हमने इसे 2 क्यों लिखा स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं और ये समझ आ रहा है कि हमने इसे 2 क्यों लिखा, है ना। बड़ी आसान सी बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विच आर लाइंग बिटवीन 2 and 3, इवन एक्सक्लूडिंग 2 and 3 बोथ, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 2। आई होप ये क्लियर हो रहा है। तो सर मैं फाइनली लिख पा रहा हूँ दैट एफ ऑफ एक्स यानी y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, आपसे बोला जा रहा है कि आप f इनवर्स x निकाल के बताइए, आप f इनवर्स ऑफ x निकाल के बताइए। क्या आपको याद है f इनवर्स x निकालना कितनी आसान, कितनी सिंपल सी और कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। सर f इनवर्स x निकालने के लिए कुछ मत करिए, आप पहले तो अभी जो y x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, अभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, मतलब y जो है वो x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। आप इसका उल्टा कर लीजिए, आप x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है सर, 2 को उठा के उधर रखना है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अब जब आप इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप y को x से रिप्लेस कर देते हैं और x की जगह f इनवर्स x लिख देते हैं। तो मैं x की जगह क्या लिख दूंगा सर, मैं लिख दूंगा f इनवर्स x, और हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे सर, हम y को x से रिप्लेस कर देंगे और 2 तो 2 ही रहेगा। तो ये होगा फाइनली आपका f इनवर्स ऑफ x। आई होप यहाँ से टफ नहीं था, ये ट्रिकी पार्ट बस इतना सा था कि आप ये 2 क्रैक कर पाएँ। ये 2 क्रैक कैसे कर पाए स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसके डोमेन की डेफिनेशन पर ध्यान दिया होता तो बड़ी आसानी से हम सोच सकते थे। तो ओवरऑल फाइनली एफ इनवर्स एक्स आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2 यानी ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इस क्वेश्चन को, इसके एक्सप्लेनेशन को, और इस पर आपको बहुत ही क्लियर सी स्टैंडर्ड सी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या लिख कर दे रहा है सर, एक इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √2। एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को या छोड़ो डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। √2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, या एक काम करते हैं ओवरऑल √2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अगर एक फाइनल ओवरऑल √2 कॉमन लिया तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन को समझना चाहें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्या लिख रहा है वो dx दे रहा है ना, तो इंटीग्रेशन आपका dx है और डिवीजन में आप √2 कॉमन ले रहे हो। तो जैसे आप √2 कॉमन लोगे तो लेट्स से मैं 1/√2 बाहर रख देता हूँ। अब दिखेगा क्या, ध्यान से सुनिए सर, अब दिखेगा sin x अपॉन √2, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/√2 टाइम्स sin x। आई होप हम ऐसा लिख सकते हैं। माइनस क्या लिखेंगे, cos x। अब cos x को भी √2 से डिवाइड किया तो जरा सोच के बताइए ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2 cos x। और क्या आपको दिख रहा है, √2 से √2 को डिवाइड किया तो ये कितना बचेगा 1। क्या आपको यहाँ पे कुछ रिजेंबलेंस दिख रहा है स्टूडेंट्स? बहुत सारे फॉर्मूले या कुछ भी हम ट्राई कर सकते हैं ताकि हम फाइनली यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो मेरा सजेशन है कि ज़रा सोच के बताइए आप यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, मतलब ऑब्वियसली बता तो आप नहीं पाएंगे बट फाइनली जस्ट थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन कि आपने ऐसा कुछ सीखा है क्या कि जब भी √2 जैसी कुछ बात बनती है तो ये और ये कुछ फॉर्मूला सा बन जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एवरीवन प्लीज लुक एट द स्क्रीन, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझो। 1/√2 को मैं लिख लेता हूँ sin 45 डिग्री और इसे क्या लिख लेता हूँ लेट्स से cos 45 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसे लिखता हूँ 1/√2 तो एज इट इज़, ये हो जाएगा 1/√2 एज इट इज़। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dx को एज इट इज़ रखा न्यूमरेटर में ऐसा का ऐसा, बट डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 1/√2 को लिखा sin 45 यानी sin π/4 sin x, फिर ये कितना हो जा रहा है cos π/4 और cos x। तो याद आ रहा है cos है cos भी, sin है sin भी। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, cos है cos b माइनस साइन है साइन बी। और ये कौन सा फॉर्मूला है क्लास, ये है cos a प्लस b का फॉर्मूला। मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, 1 तो 1 एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा cos ऑफ व्हाट, ध्यान से सुनिए, x प्लस π/4। आई होप आपको ये क्लिक हो रहा है, बहुत ईजिली समझ आ रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है क्लास, ये है cos a cos b माइनस साइन है साइन बी, क्योंकि मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या आपको क्लिक हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा हम कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से याद करिए स्टूडेंट्स। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ cos 2 थीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स की cos 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। और यहीं से अगर मैं कुछ क्लिक करवाना चाहूँ तो वही कुछ फॉर्मूला आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। या छोड़ो सारी बातें, आप तो इसमें cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। क्या याद आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर cos 2 थीटा क्रिएट करने की कोशिश की तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/√2
और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हो रहा होगा फाइनली, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस एक्सप्रेशन से वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो देखो जल्दी से, अगर मैं इस 1 को इधर लाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मुझे नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1 को एज इट इज रखेंगे, आई थिंक बाकी सारी चीजें सही है, 1 प्लस वाला है, ये नेगेटिव साइन है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इस dx को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 1 तो है ही। अब अगर मैंने इसको cos 2 थीटा की तरह यूज किया, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा स्टूडेंट्स क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये अगर 2 थीटा है तो इसका हाफ करना होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर और थीटा, थीटा बाई 2, मतलब ये है अगर 2 थीटा, तो थीटा क्या होगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x/2 प्लस पाई बाई 8। आई होप आपको एक क्लियरली दिख रहा है। एंड इसके बाद मुझे क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन वो माइनस उस माइनस 1 के कारण क्या हो जाएगा, प्लस 1। आई होप ये भी आपको क्लिक हो रहा है और ये बहुत इजीली आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक छोटा सा काम करिए स्टूडेंट्स, ये 1 और ये 1 ऐड कर दीजिए। आई होप आपको दिख रहा है। और अगर ये दोनों 1s को ऐड किया तो देखो न्यूमरेटर में तो dx है, तो न्यूमरेटर एज इट इज हम रखेंगे dx, न्यूमरेटर हमने रखा एज इट इज dx, बाहर हमारे पास 1/√2 है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 2, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 पाई बाई 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर, और ये कितना बच जा रहा है क्लास, ये बच जा रहा है, ये हमारा आ रहा है x/2 प्लस पाई बाई 8, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है x/2 प्लस पाई बाई 8। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो। जैसे ही सर हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर, देखो ये हो जाएगा 1/√2 और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2√2, है ना। और इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में है dx अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है, 2 जैसी कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस पाई बाई 8। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। अब एक छोटा सा काम स्टूडेंट, साइन स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में लेकर आए तो यही एक्सप्रेशन मुझे कैसा दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, 1/2√2 तो दिखना तय है, तो ये हो जाएगा 1/2√2। और इंटीग्रेशन में जल्दी से सोचिए, साइन स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में लेके आए तो फाइनली क्या दिखेगा, सीधे दिखेगा कॉसेक स्क्वायर। आई होप अब आपको क्वेश्चन सॉल्व होता नजर आ रहा है। कॉसेक स्क्वायर x/2 प्लस पाई बाई 8, तो ये फाइनली क्या बन जा रहा है, x/2 प्लस पाई बाई 8। नाउ माई ओनली रिक्वेस्ट हियर इज दिस, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है। जल्दी से सोचिए, क्लास की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ से, क्विकली गिव इट अ ट्राई एवरीवन। आई होप आपने इसको बहुत इजीली गेस किया कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉट x होता है, लेकिन एक छोटा सा चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि cosec स्क्वायर ये सिर्फ x नहीं है, x के साथ 1/2 एज अ कोफिशिएंट यूज हो रहा है, तो मुझे 1/2 से इसे डिवाइड भी करना होगा। यानी फाइनली अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, फाइनली अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो क्या लिखेगा क्लास, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cot x माइनस कॉट x, है ना। तो न्यूमरेटर में मैं लिख देता हूँ माइनस कॉट x, लेकिन सर x नहीं है, x क्या है, x/2 प्लस पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट x/2 प्लस पाई बाई 8। तो यहाँ तक तो कहानी मेरे ख्याल से सिंपल है, लेकिन सर इसके साथ अपन डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है सर, अपॉन में मुझे डिनोमिनेटर में 2√2 दिख रहा है सर। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और आपको करनी होगी कि आपको इस एक्सप्रेशन को 1/2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1/2। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है, वो 1/2 न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में आपको 1/2 डालना होगा, 1/2 से डिवाइड करना होगा। 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, आई होप यू आर रियलाइजिंग, आप 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 1/2 ऐसा कुछ। आई होप आपको ये बात पता है। यहाँ पे होता है ना, अगर a x तो आप a से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/2 टाइम्स x, तो आप 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या आपको दिख रहा है कि 1/2 का डिनोमिनेटर वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर रहा है। तो फाइनली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बिल्कुल तय बात है, जो हम आखिर में लगा देंगे। लेकिन अगर मैं फाइनली इसके बेसिस पे आंसर लिखना चाहूँ तो क्या होगा सर, वो होगा माइनस ऑफ कॉट के साथ लिखा हुआ है x/2 प्लस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली √2, और इसके साथ आप चाहें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो बिल्कुल लिखिए, ये तो लिखने की हमारी हैबिट है। और इस बेसिस पे अगर मैं आंसर चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे ख्याल से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि देखो आप स्टूडेंट्स, -1/√2 कॉट x/2 प्लस पाई बाई 8, आई थिंक यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, -1/√2 कॉट x/2 प्लस पाई बाई 8 प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई। विद दैट आई वांट कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें स्टूडेंट्स, जल्दी से ट्राई करिए। लिमिट्स पर ये एक बेस्ड क्वेश्चन है, पॉज करिए और बताइए आंसर।
आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा कि आपको क्लिक किया कि सर इस क्वेश्चन में शायद थोड़े अलग तरीके से चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, आप हमेशा याद रखो समथिंग टू द पावर समथिंग, और मुझे वो जो पावर में दिख रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ क्लियरली दिख रहा है, तो शायद इसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जैसा कुछ सोचा जा सकता है। तो मेरा सजेशन है कि पहले 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को क्रैक करना सोचिए, वो कैसे सीखते हैं या वो कैसे करते हैं सर, याद करिए स्टूडेंट्स। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म याद करिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है सर, अगर लिमिट लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है जहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, है ना, ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। और अगर मैं अलग अलग ब्रेक करूं, मतलब अगर मैं a यहाँ पर रखूं और a यहाँ पर रखूं, तो अगर मुझे ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जैसा दिखे, अगर ये मुझे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जैसा दिखे, तो इसके लिए आपका सजेशन, इसके लिए आपका डायरेक्ट सोल्यूशन जो रेकमेंड किया जाता है वो किया जाता है कि आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखिए। वो सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप पहले तो e की पावर में रेस करेंगे, मैं वो आखिरी में लिख दूंगा। अब जो ये f ऑफ x में से 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए सर, और इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस ओवरऑल एक्सप्रेशन पर ये जो लिमिट है वही सेम लिमिट, कौन सी स्टूडेंट्स, यही सेम लिमिट x अप्रोचेस a अप्लाई कर दीजिए, और पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट में रखिए e की पावर पर। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ये सोल्यूशन दिया जाता है। लेकिन सर इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली कंडीशन की 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, ऐसा बनना इसका ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं क्लास, क्या ये एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन सकती है, कोशिश करेंगे। देखो समझो, मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, क्या सर यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं? अगर हम n कॉमन लेंगे तो देखो क्या बन रहा है सर, अगर n कॉमन लिया तो मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, डिनोमिनेटर में लिखा है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, है ना। तो देखो क्या बन रही है, अगर n कॉमन लिया तो ये n कॉमन लेती क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है n माइनस 1, है ना, प्लस 1, ये कुछ ऐसा सा बन रहा है। डिवाइडेड बाय व्हाट, ये बन जा रहा है n स्क्वायर, वापस n कॉमन ले लिया तो ये बन जा रहा है n माइनस 1 माइनस 1। तो ये कुछ ओवरऑल ऐसा सा एक्सप्रेशन बन रहा है। सर एक कोशिश करते हैं, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n माइनस 1 कॉमन लेते हैं। मैं भी इस वाले पूरे पार्ट को बाद में सॉल्व करूंगा, अभी बस इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से n माइनस 1 कॉमन लिया तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से n माइनस 1 कॉमन लिया तो बचेगा क्या 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। आई होप आपको ये दिख रहा है क्लियरली। हम जब भी n को, मतलब इस एक्सप्रेशन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होता हुआ देखेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाए। इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में ले जाने का रीज़न ये है कि अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में गया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 वाली फॉर्म बचेगी, ऐसा कुछ हमारा मोटिव या इंटेंट है। सर n माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये कितना बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1। क्या आपको एक क्लिक हुआ है स्टूडेंट्स की ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बन जा रहा है? और अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, आप बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बन जा रहा है ये ओवरऑल एक्सप्रेशन फाइनली जो बन रहा है, देखो ये 1 है, ये प्लस 1 है, ये 1 है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो जा रहा है 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये बन जा रहा है 1। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? तो मैं फाइनली इस एक्सप्रेशन की जो है पावर थी, इस एक्सप्रेशन की पावर क्या थी सर, इस एक्सप्रेशन की पावर थी n माइनस 1, है ना। उस पावर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर में मैं अलग से लिख दे रहा हूँ n माइनस 1, और डिनोमिनेटर को मैं अलग से पावर दे दे रहा हूँ n माइनस 1। आई होप आपको ये बातें भी समझ आ रही हैं। और इस पर लिमिट क्या थी स्टूडेंट, सर इस पर लिमिट थी n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो यही सेम कहानी हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, और इस पर भी क्या अप्लाई कर देते हैं सर, इस पर भी लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स, तो आई थिंक चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है आई बिलीव। क्योंकि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखो, जैसे इन्फिनिटी रखा तो हो जाएगा पूरा इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी का सोल्यूशन हमें तो पता है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये भी हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, और जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 टू द पावर इन्फिनिटी हैं, तो न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, e टू द पावर। अब e की पावर रेस करेंगे किसे, जिस फंक्शन को 1 की तरफ टेंड हो रहा है, ये जो 1 की तरफ टेंड हो रहा है, दिस माइनस 1, और अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपॉन n माइनस 1। आई होप आपको दिख रहा है। अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मैं पूरा लिख देता हूँ, ये है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, है ना, होल रेस टू दी पावर व्हाट, होल रेस टू दी पावर, मतलब उसको हम इसके साथ प्रोडक्ट में ले आते हैं, मतलब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लास, इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ प्रोडक्ट में ले लेते हैं, वही हमारी पावर, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो थी सर n माइनस 1। और इस पर आप लिमिट क्या अप्लाई करते हैं सर, इस पर आप जो लिमिट अप्लाई करेंगे, ये e को मैं थोड़ा सा पीछे लिख लूँगा, इस पर जो आप लिमिट अप्लाई करते हैं वही सेम लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये एज अ पावर रेस करेंगे आप किसकी, ये आप एज अ पावर रेस करेंगे e की। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। सेम काम आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे,
सेम एक्सप्रेशन आप डिनोमिनेटर बनाएंगे ई टू दी पावर। अब ई टू दी पावर क्या बनेगा, वही सेम एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में क्या होगा समझो, ये जो इन्फिनिटी, ये जो 1 को अप्रोच कर रहा है तो हो जाएगा 1 माइनस दिस माइनस 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ये मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन एन एन माइनस 1 माइनस 1, और इसके साथ इसकी पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर क्या थी स्टूडेंट्स, पावर थी एन एन माइनस 1। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, है ना। और अगर अब मैं चीज़ें ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे बहुत हद तक ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड सा दिख रहा है, क्योंकि देखो 1 से 1 कैंसिल सर, इस 1 से ये 1 कैंसिल। अब आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्यों सिंप्लीफाइड है, क्योंकि देखो अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे बचेगा ई टू दी पावर 1 अपॉन एन 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 माइनस 1, और इस एन एन माइनस 1 से इसको कैंसिल करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा ई टू दी पावर 1। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा ई टू दी पावर 1, क्या आपको एक क्लियरली दिख रहा है। तो न्यूमरेटर जो मिलेगा सर दैट विल बी ई टू दी पावर 1। आई होप ये चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है कि ए की पावर 1 कैसे आ रहा है। फिर से सुन लीजिए, ये 1 और ये 1 हट चुका है, तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कैंसिल करेगा, बट यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिलेगा -1। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनने वाला है डिनोमिनेटर में वो कितना होगा, ई टू दी पावर -1। आई होप आपको क्लियर हो रहा है इतना। और अगर इसी बात को एक्सटेंड करें, ई की पावर -1 को इधर लेकर आएँ तो हो जाएगा ई की पावर 1 इंटू ई की पावर 1, दैट्स क्लियरली ई टू दी पावर 2, एंड दिस शुड बी योर आंसर। मतलब ई स्क्वायर आपका होना चाहिए आंसर, जो कि मुझे क्लियरली कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी में। कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। कहानी बड़ी सिंपल सी थी कि आप ये याद रख पाए कि जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, जब भी आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ई टू द पावर इस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू द पावर जी एक्स, और यही एक्सप्रेशन उसी लिमिट पर ए को अप्रोच कर रहा होता है। बस यही एक कहानी है जो आपको याद रखनी है। विद दैट मैं चाहूँगा अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें जल्दी से स्क्रीन पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है इफ द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व का नॉर्मल। अब जब भी नॉर्मल या टेंजेंट की बात आती है, क्या आपको याद है हम डिफरेंशिएशन को पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी टेंजेंट की स्लोप देता है। तो अगर उसके नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो वही जो टेंजेंट की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। वही कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, at the point 3,4 makes an angle 3 पाई बाई 4 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो यही तो कहना चाह रहा है, वो स्लोप की तो बात कर रहा है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है मान लो एक कर्व है सर, एक कर्व है, लेट्स से एक कर्व है ना, इस कर्व का लेट्स से एक कोई पॉइंट है ना, एक कोई पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट पे मैं क्या बना रहा हूँ, टेंजेंट बना रहा हूँ। ये कर्व है और इस पॉइंट पर मैं लेट्स से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये इस कर्व पे ड्रॉ की गई टेंजेंट है ना, और इस कर्व के इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल, है ना। और बाय द वे पॉइंट कहाँ है जहाँ पर आपने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए सर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और ये कर्व क्या है सर, इस कर्व की इक्वेशन है लेट्स से एफ ऑफ एक्स फॉर अ वाइल। मुझे नहीं पता बट अभी फिलहाल मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स। सर मुझे ये पता है कि 3,4 पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, अगर मैं इसे टेंजेंट की स्लोप कहूँ तो मैं इसे कहता हूँ dy बाई डी एक्स एट विच पॉइंट, एट 3,4, राइट। ये हमने सीखा है शुरुआत से स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिस्कस किया था। लेकिन अगर ये एक नॉर्मल है, इस टेंजेंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉप किया इसी पॉइंट पर, तो ये नॉर्मल जो एक एंगल बना रहा होगा, है ना, ये नॉर्मल जो एंगल बना रहा होगा उसका अगर मैं tan थीटा ले लेता हूँ, उसका अगर मैं tan रेशियो ले लेता हूँ, अगर ये एक एंगल है तो क्या हमें पता है इस एंगल के साथ अगर मैं tan रेशियो ले लूँ इस एंगल का, है ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल है हमारा, ये हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्या, टेंजेंट। आई होप आपको दिख रहा है। तो अगर ये थी टेंजेंट तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा नॉर्मल, है ना। ये क्या था स्टूडेंट्स, ये था नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की स्लोप क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे डिनोट करूँ थोड़ी देर के लिए एम एन से, तो वही tan थीटा तो एम एन के इक्वल होगा। क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स। और बाय द वे हमें एक और बात पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या मैं ऐसा कहूँगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इसी बात को अगर मैं यूटिलाइज करूँ तो मुझे पता है क्या कि सर नॉर्मल जो है आपका वो कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सर बोला जा रहा है आपका जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ साथ 3 पाई बाई 4 डिग्री एंगल बना रहा है, रेडियन एंगल बना रहा है ना। तो ये जो tan थीटा है, tan 3 पाई बाई 4 वो है एक्चुअली, है ना। तो कहानी अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो नॉर्मल की जो स्लोप है, नॉर्मल की जो स्लोप है वो कितनी आ रही है सर, वो आ रही है tan
थीटा, थीटा इज व्हाट 3π/4, क्योंकि जो वो एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वही हम एंगल लेते हैं। पर एक और बात, इन सब बातों में एक और बात मुझे दिख रही है, अगर इसी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करें, बट उससे पहले मैं एक और फाइनल जनरलाइजेशन करूँ तो हमें पता चल रहा है सर कि टेंजेंट की स्लोप क्या होती है। जो भी टेंजेंट की स्लोप हो, टेंजेंट की स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy/dx। तो नॉर्मल की स्लोप को हम क्या लिखते हैं सर? सर हम नॉर्मल की स्लोप को लिखते हैं, मतलब अगर टेंजेंट की स्लोप की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx उस पॉइंट पे है ना। अगर उस पॉइंट पे लिखना चाहूँ तो अभी जो पॉइंट हमारे लिए है वो है 3,4। तो अगर मैं नॉर्मल की स्लोप बात करूँ तो ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो होगी -1, हो जाएगी -1 अपॉन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, dy/dx एट विच पॉइंट, एट 3,4। बस यही बात हम अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम चीज़ें वर्कआउट करेंगे। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है, आपके सामने पूरा डेटा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व होने को है। बस वो क्या कह रहा है, वो आपसे f'3 पूछ रहा है। सर f'3 निकाल लेंगे, बट पहले क्या मैं 3π/4 निकाल सकता हूँ? देखो 3π/4 जब निकालना चाहा आपने 10, ये जो m(n) निकाल रहे हो, तो m(n) क्या आ रहा है, वही आ रहा है। वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है m(n) एक्चुअली क्या है सर, m(n) कुछ नहीं है, -1 अपॉन f'3 ही तो है सर उस फंक्शन का dy/dx एट 3,4। तो वो -1 अपॉन f'3 तो है, क्योंकि नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो ये क्या है, -1 अपॉन f'3। ये है क्या स्टूडेंट्स, ये f'3 तो है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 पर। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी है सर, अगर मैं यही वैल्यू अगर यहाँ रखूँ, मतलब f'3 अगर यहाँ रख दूँ, तो नॉर्मल की स्लोप को क्या लिख सकता था सर? नॉर्मल की स्लोप होगी, क्या बोलेंगे सर, -1 अपॉन f'3। तो आई होप मैं इस m(n) को -1 अपॉन f'3 लिख सकता हूँ। कहानी यहाँ तक समझ आ रही होगी आई बिलीव। आप 3π/4 को क्या लिखेंगे सर? एक काम करते हैं, 3π/4 तक पहुँचने से पहले एक छोटा सा कंक्लूजन लेते हैं। सर 3π/4 को क्या मैं π-π/4 लिख सकता हूँ? तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स 10 ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, पाई माइनस π/4। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं लिखा है, 10 को 10 रहने दिया, 3π/4 को π-π/4 लिखा। देखो 4π - π/4 यानी 3π/4, तो कहानी वहीं तक है। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट्स में देखूँ, अगर मैं क्वाड्रेंट से पिक्चर वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, तो पाई कहाँ होगा, पाई यहाँ होगा, और पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। आई होप आपको कहानी क्लियर है, मतलब हमें पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक, और थर्ड एंड फोर्थ की भी कहानी आई होप आपको पता है। अभी हमारा मसला है सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट, क्योंकि हम निकाले 10π माइनस एंगल, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव होते हैं तो 10 नेगेटिव होगा। सर पाई के कारण 10 तो 10 ही रहेगा, तो मैं क्या कहूँगा सर, 10 को लिखेंगे तो 10, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10π/4, है ना। और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा -1 अपॉन f'3 के इक्वल। आई होप ये आपको बहुत कंफ्यूज नहीं कर रही हैं चीज़ें और आसानी से आपको समझ आ रही हैं। और इस बेसिस पे अगर मैं फाइनली कंक्लूड करना चाहूँ, तो इधर लिखा हुआ है -1 अपॉन f'3, जिसे मैं ऐसा कैसे ही रखता हूँ, इसे मैं लिखा रहने देता हूँ -1 अपॉन f'3। लेकिन अगर हम उस तरफ गए तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है -10π/4। 10π/4 होता है 1, तो -10π/4 कितना हो जाएगा सर? सर वो हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस। तो सर f'3 जब आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि हमने इसे कैसे सोचा? बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन था, बशर्ते आपको बेसिक्स पता हो। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के न्यूएंसेस पता हैं तो आप बहुत इजीली कह पाएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेटली निकल कर आएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की भी बात करता है स्टूडेंट्स, आई होप यू नो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, है ना। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर कौन होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 एंड कॉट 10 और 10 का रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव। ये बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़े काम की हैं। और आई होप इसके साथ आपको ये बातें भी पता हैं, जैसे कि अगर ये आपका 0 डिग्री एंगल है तो ये कितना होता है π/2, 90 डिग्री बढ़ जाता है ये, है ना। फिर ये कितना हो जाता है पाई, फिर ये कितना हो जाता है 3π/2, है ना। तो वापस कितना हो जाएगा, 3π/2 में π/2 ऐड किया तो ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, पाई, है ना, नहीं दैट विल बी 2π। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, दिस विल बी 2π है। फिर अगेन सेम कहानी चलती चली जाएगी। तो मैं बस एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो मिलेंगे वो सारे π/2 के ऑड और इवन मल्टीपल मिलेंगे, है ना। मतलब π/2 के इवन नहीं, π/2 के सारे ऑड मल्टीपल, जैसे π/2 आया, 3π/2 आया। अब वापस आप ऐड करेंगे 2π में π/2 तो हो जाएगा 5π/2। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो π/2 के बाद 3π/2 यहाँ था, तो यहाँ हो जाएगा 5π/2। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगला 7π/2। यही कहानी अगर सेम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगर 2π था तो इधर सारे इवन मल्टीपल्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सारे ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे, पाई, 3π,
5 पाई, ऐसे सारे ऑड मल्टीपल्स इस तरफ मिलेंगे और इस तरफ क्या मिलेंगे सर आपको, सारे इवन मल्टीपल्स 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसे। तो ये कहानी कुछ चलती चली जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। बस ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा, इससे बहुत कुछ आपका सॉल्व होगा। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया अंडर द रीजन का क्वेश्चन है। जरा जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से समझा, इसे जल्दी से हम साथ में डिस्कस करेंगे। वो क्या लिख रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है सर, साइन इनवर्स x की वो बात कर रहा है। x इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड x एक्सिस। तो बड़ा ही शानदार सा एक क्वेश्चन है। देखो अगर मैं इस रीजन को फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो मुझे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो मुझे सर साइन इनवर्स x का ग्राफ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जितना मेरी मेमोरी में मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। सर यहाँ पे होता है -1, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर होता है 1। ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेटेड सा ग्राफ है, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें ऐसी नहीं हो रही होंगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा सर, ये होगा π/2 और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा -π/2, है ना। हमें बताएं -π/2 पे -1 होता है, 0 पे 0 होता है और 1 पे 1 होता है। तो कुछ शायद सर ऐसा सा ग्राफ बनता है ना। अब वो क्या कह रहा है सर, x की वैल्यू 1/√2। तो x की वैल्यू 1/√2 कहाँ होगी सर, x की वैल्यू 1/√2 मोटा मोटा यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 होगा तो 1/√2 ये होगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो चीज़ों को, है ना। तो x की वैल्यू 1/√2 मतलब इस लाइन के, मतलब y एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये वो लाइन है ना। और x एक्सिस मतलब आप समझ पा रहे हो, इस रीजन का आपको एरिया फिगर आउट करना है, इस कर्व का, ये वाली लाइन का। और ये बाय द वे ट्रायंगल नहीं है ना, ये कर्व है, मतलब एक कर्व्ड पाथ है, ये ट्रायंगल नहीं है। मतलब आप ऐसा मत कहना हाफ बेस इंटू हाइट कर दें और आंसर आ जाएगा, एक कर्व है ना। बट इस रीजन का अगर मैं एरिया, थोड़ा मैं इस रीजन को जूम इन करके आपको दिखाना चाहूँ तो मैं रीजन अगर फिगर आउट करवाऊँ आपको, तो देखो रीजन क्या बन रहा है, ध्यान सुनना। ऐसा एक कर्व है, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है 1/√2, है ना। और ऑब्वियसली ये भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, और हमें पता है 1/√2 कहाँ मिलता है स्टूडेंट, साइन 1/√2। क्या आपको पता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 1/√2 मतलब साइन 1/√2 कब होता है, जब होता है π/4। तो साइन इनवर्स 1/√2 होगा π/4, जो कि यहाँ पर होगा, है ना। अब मुझे कौन से रीजन का एरिया चाहिए, मुझे चाहिए सर ये, मतलब इस कर्व से और x एक्सिस से और इस लाइन से बाउंडेड, मतलब मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए। सर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस रीजन का एरिया निकालने के लिए साइन इनवर्स को इंटीग्रेट करने से अच्छा होगा। मैं एक सजेशन आपको देता हूँ कि सर एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसको मैं रोटेट करता हूँ। इसको जैसे ही मैंने रोटेट किया तो सुनना ध्यान से, मैं पहले तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ। रेक्टेंगल जब एरिया निकालना है तो सर ये लेंथ कितनी होगी, सर ये लेंथ है 1/√2, और सर ये लेंथ कितनी होगी, सर ये लेंथ होगी π/4। क्या आपको समझ आ रहा है, मतलब अगर मैं इसे कहूँ O ओरिजिन, इसे मैं कहूँ A, और इसे मैं कहूँ B, और इसे मैं कहूँ C, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल OABC में, इस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर OBC, ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन, अब आपको दिख रहा है कौन सा, ये वाला रीजन, अगर OBC ये वाला रीजन अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा, OBC, अगर मैं OBC रीजन सब्ट्रैक्ट करूं तो कहना है इसे मुझे सर OAB रीजन, मुझे फाइनली इस डिजायर्ड रीजन OAB का एरिया मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको अब x एक्सिस के बजाय y एक्सिस पे लेकर जा रहा हूं। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं साइन इनवर्स x का इनवर्स लूंगा, मतलब मैं उसको साइन x में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो OABC इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 1/√2, जिसकी विड्थ है π/4। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो वो कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया हम लिखेंगे स्टूडेंट्स OABC, वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो 1/√2 इंटू π/4, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/4 इंटू 1/√2। तो ये हमारा आ रहा है रेक्टेंगल का एरिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, हम ये कौन सा डिजायर्ड एरिया निकालना चाह रहे हैं, हम OAB का एरिया निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो इस OAB रीजन का एरिया निकालने के लिए हम फाइनली ये सारी कहानी कर रहे हैं। अब जब मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इमेजिन करो चीज़ें कैसे हो रही होंगी। अब थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करें चीज़ों को, तो मैंने इसको रोटेट किया, बहुत ध्यान से सुनना क्लास, अगर मैंने इसे रोटेट किया तो आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं सर, सर आप साइन एक्स कर्व का इंटीग्रेशन करिए, साइन एक्स कर्व का, आप साइन एक्स कर्व का इंटीग्रेशन कर दीजिए सर, कहाँ से कहाँ तक, सर आप जीरो से π/4 तक इंटीग्रेशन कर दीजिए। एरिया अंडर द कर्व आपको ये वाला वाइट रीजन का एरिया दे देगा। मतलब अब बस इतना सा कर दीजिए आप कि आप सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से π/4 तक। क्या आपको दिख रहा है, अगर इन्वर्स था तो मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको y एक्सिस पे लेकर चला गया, तो जैसे ही सर साइन x का, क्योंकि ये कर्व था साइन इनवर्स x का, तो अगर इसको घुमा देता, मैं y और x को इंटरचेंज कर देता, तो ये कर्व घूम के 90 डिग्री से कैसा हो जाता, सर ये कर्व साइन इनवर्स x से साइन x का कर्व बन जाता। और उस केस में आप सर 0 से π/4 तक इंटीग्रेट कर दीजिए इस कर्व को, तो जैसे ही करेंगे तो उसके रीजन का, इस वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि वो रोटेट हो गया, तो बिलो वाला कर्व, लोअर कर्व हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो बेसिस पे मुझे वाइट रीजन का एरिया मिल जाएगा बहुत इजीली।
तो क्या मैं फाइनली इसे सॉल्व कर सकता हूँ? काफ़ी हद तक हमारे सामने चीज़ें सिंप्लीफाइड है। तो यही रीजन हमारा जो OAB है, इसका एरिया हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है π/4√2। ये तो हमारी चीज़ें आई थिंक सॉर्टेड है। अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो माइनस को इधर ही रखते हैं और ये वाला हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ कॉस एक्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और इसमें जो वैल्यूज़ आपको इनपुट करनी है वो कौन सी हैं? 0 से π/4। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये हो जा रहा है 0 से π/4। जल्दी से लोअर लिमिट और अपर लिमिट पास करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो आपको क्या दिख रहा है? 0 OAB रीजन का एरिया कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? ये हो रहा है π/4 टाइम्स √2 माइनस, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। पहले रखेंगे cos π/4। cos π/4 कितना होता है? 1/√2, लेकिन ये हो जाएगा -1/√2। तो मैं इसे लिखूंगा -1/√2, है ना। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स। cos 0 कितना होता है? 1, तो ये हो जा रहा है -1, लेकिन माइनस ऑफ -1 यानी इट विल मेक इट कितना? इट विल मेक इट +1। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। जल्दी से ऑप्शंस देख के देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा। आई थिंक मुझे आंसर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया होता, तो ये जो रीजन है हमारा OAB, इसका एरिया क्या आ रहा होगा स्टूडेंट्स? बड़े ध्यान से सोचिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले तो π/4√2 मुझे दिख ही रहा होगा। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा होगा? π/4√2, है ना। अब माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई किया होता, जैसे ही माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/√2, है ना। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा +1/√2 और वो हो जाएगा +1 कितना? -1। तो ये ओवरऑल फाइनली आपका आंसर होगा, मतलब उस रीजन का एरिया इतना होगा। और अगर इस ऑप्शन को देखें, मतलब इसके थ्रू अगर ऑप्शन चेक करें, तो आई थिंक क्लियरली मुझे ऑप्शन डी मैच होता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन डी में दोनों पॉजिटिव हैं और फाइनली -1 मुझे नेगेटिव ये दिख रहा है। आई होप यू रियलाइज्ड कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा और कैसे फाइनली आंसर वर्कआउट किया। आई होप एक एक स्टेप आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आई। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, शानदार सा क्वेश्चन है। हिंट मैं नहीं दूंगा, मैं चाहूँगा पहले आप खुद से ट्राई करिए, देखिए ज़रा और मुझे बताइए कि कैसे होगा। आई वॉज गेटिंग वेरी आई शुड से एक्साइटेड कि मैं आपको हिंट दे दूं, और हिंट बड़ी आसान सी है। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद हैं जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है। ज़रा याद करो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी याद है स्टूडेंट्स की। अगर मैं किसी कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी कर्व को लेट्स से -a से +a तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। हमने इसमें दो केसेस देखे थे सर, कि या तो एक केस तो होगा कि इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, लेकिन सर एक केस आपने ये भी देखा होगा, या रादर दो केस देखे होंगे कि सर अगर f ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन होता है, अगर ये एक इवन फंक्शन होता है, तो आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो 2 टाइम्स -a से a के बजाय 0 to a f ऑफ एक्स dx। आई होप आपने सीख रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अगर f ऑफ एक्स ऑड हुआ तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। सर आपको याद होगा, अगर f ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन हुआ, f ऑफ एक्स कभी भी अगर एक ऑड फंक्शन होता है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर उस केस में -a से a f ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। अब सोचो ना, एरिया अंडर द कर्व, और ऑड फंक्शन में क्या होगा? जैसे साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन देखूँ, तो ये होता है 0 से पाई, ये होता है -π। तो सर जब आप -π से π इंटीग्रेट करोगे, तो जितना एरिया नेगेटिव होगा मैग्नीट्यूड में, उतना ही एरिया पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 0 हो जाना है। तो ऑड फंक्शन के साथ ये खास बात है, इस वजह से ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है अगर f ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। अब जब मैंने हिंट दे ही दी है, तो आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सजेशन इसकी ज़रा दिमाग से सोच के बताओ कि ये क्वेश्चन कैसा है। अभी -π/2 से π/2 भूल जाते हैं, अभी इस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ f ऑफ एक्स, जो कि क्या होगा स्टूडेंट्स? f ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा log ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, log ऑफ, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 - sin x, न्यूमरेटर में वी हैव 2 - sin x को मैं sin थीटा कह देता हूँ, और डिनोमिनेटर में कितना है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में है 2 + sin थीटा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली दिख रही है। मैं काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि इवन है या ऑड, है ना। अगर इवन और ऑड चेक करना है, तो आपकी स्टेप होती है कि आप x को -x है, हम रियली सॉरी वो x नहीं लेंगे, हम उसको थीटा लेंगे, है ना, क्योंकि फंक्शन थीटा में डिफाइंड है। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो थीटा में एक्सप्रेस्ड है। तो जो आपका वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, वो कौन है? थीटा। अब अगर f ऑफ -थीटा लेने की कोशिश की स्टूडेंट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा वहाँ -थीटा रिप्लेस करेंगे, तो हो जाएगा log, और यहाँ क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस, ये हो जाएगा साइन ऑफ -थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -थीटा। और डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? साइन ऑफ -थीटा। दिस विल बी 2 + साइन ऑफ -थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं है और चीज़ें क्लियर है। विद दैट अगर अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास? देखो, साइन ऑफ -थीटा -sin थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ भी माइनस बाहर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो मैं फाइनली अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स?
सर मैं लिखूंगा एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में होगा लॉग, लॉग किसके अंदर 2 प्लस साइन थीटा, आई होप आपको दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी लॉग, और क्या लिखेंगे क्लास, इसे लिखेंगे 2 प्लस साइन थीटा। बट वॉट आर वी गोइंग टू हैव इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जरा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा माइनस साइन, अगर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा। आई होप आपको दिख रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा सा सोच के इससे देखकर बता सकते हो कि क्या ये कोई इवन या ऑड बन पा रहा है, जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को देख के कि क्या ये इसके जैसा कुछ बन पा रहा है, जल्दी से मुझे बताइए कि ये इवन बनेगा या ऑड, क्विकली स्टूडेंट्स। क्या आपने देखा फाइनली ये ऑड है या इवन, जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताइए। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ऑड है या इवन। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो एक छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताओ क्या ये एफ ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है, सर शायद एफ ऑफ एक्स जैसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में जो हमारा न्यूमरेटर था वो नेगेटिव था। चलो सर अच्छी बात है, अगर एफ ऑफ एक्स में न्यूमरेटर नेगेटिव था तो क्या कर सकते हैं सर, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, सर लॉग की एक प्रॉपर्टी याद करते हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी याद करो स्टूडेंट्स। मुझे अगर लिख के दे रहा है कोई लॉग एम अपॉन एन, है ना, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं सर, हम इसे लिख लेते हैं लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। आई होप आपको ये याद होगा। सर मैं एक काम करता हूँ, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एन वाला पॉजिटिव हो जाएगा और एम वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एन माइनस लॉग एम। अब आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, और नेगेटिव साइन कॉमन लेती क्या हो जाएगा, लॉग एन माइनस लॉग एम, तो एन अपॉन एम मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ एन अपॉन एम। क्या आपको क्लिक हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मतलब लॉग एम अपॉन एन को आप माइनस ऑफ लॉग ऑफ एन अपॉन एम लिख सकते हो। मुझे यहाँ पे समथिंग अपॉन समथिंग दिख रहा है, इसको मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, लेकिन उल्टा करने के लिए कंडीशन है यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लाना होगा। तो सर अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो बस एक छोटा सा काम कर लीजिए कि यहाँ तो लिखा रहने दीजिए इसे एफ ऑफ माइनस थीटा, लेकिन उस तरफ जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा, और आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2 प्लस साइन एक्स आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा। क्या आपको क्लिक हो रहा है स्टूडेंट्स? और अगर अब मैं सर ध्यान से देख पाऊँ तो मैं कहूँगा कि सर ये 2 माइनस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा ये हमारा एफ ऑफ थीटा ही तो था। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ तो सर ये क्वेश्चन है एफ ऑफ माइनस थीटा जो कि इक्वल है माइनस ऑफ एफ ऑफ थीटा के। क्या आपको क्लिक हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा फंक्शन है सर? सर ये एक ऑड फंक्शन है। आई होप आपको क्लिक हुआ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है ही नहीं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही नहीं। आप फाइनली इस क्वेश्चन को बॉइल डाउन करके कह सकते हो सर कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन क्या है सर? वो क्वेश्चन है माइनस π/2 से π/2 तक एक इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन and if it is an odd function students याद करिए, if it is an odd function this results into 0। इस एक्सप्रेशन का आंसर ही क्या होता है? 0। आई होप को याद होगा। और अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर ही होता है 0 तो मैं क्या मार्क करूंगा? ऑप्शन ए। मेरा मोटिव, मेरा इंटेंट ये था आपको ये रियलाइज करवाना कि इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट आप पहले तो क्लिक करिए कि ऑड है या इवन, और ऑड इवन करने के लिए आपको लॉगरिथम और ये सारी प्रॉपर्टीज ये सारी बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान सा था बट आपको चीज़ें पता हों तब, हमेशा याद रखिएगा इस बात को स्टूडेंट्स। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे और चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? वो कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज रिटर्न एज x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कैसा है वही हमें सोचना है। तो शुरुआत करते हैं क्लास इस क्वेश्चन से। हमने हमेशा से सीखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कि किसी भी फंक्शन को अगर पता करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो हमारा थॉट क्या होता है? सर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके पता करेंगे। जल्दी से देखिए कर्व क्या दिया हुआ है सर? कर्व दिया हुआ है x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना। तो आपका एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। आई होप आप सबको दिख रहा होगा एक कर्व, है ना, क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स। जरा एक बार मुझे बताइए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आप वर्कआउट कर पाएंगे कि dy/dx ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 किस वैल्यू के लिए होगा? एक बार क्विकली आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके। क्या आपने खुद से समझा कि फाइनली आपको क्या करना है? जरा ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले तो क्या निकालूंगा? f'(x)। जैसे ही सर आपने f'(x) निकाला यानी आपने dy/dx निकाला इस कर्व का, तो x to the power 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x3, और x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस 3x²/3, तो हो जाएगा माइनस x², क्योंकि 3 से 3 कैंसिल। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन है। और अगर मैं f'(x) को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ सर तो f'(x) का सिंप्लीफिकेशन मुझे क्या देगा? सर x² कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप x² कॉमन लेते हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है 4x - 1, है ना।
और जैसे ही मुझे 4x माइनस 1 दिख रहा है सर, तो मुझे इसके 2 रूट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते हैं सर, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। और जैसे ही एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखा तो मुझे 2 रूट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने पर मुझे एक्स की 2 वैल्यूज़ मिल रही है। कौन सी? एक 0 और एक 1/4। तो x की जो 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं 0 एंड 1/4, अब मैं ये चेक करूंगा कि इसका मैक्सिमा होगा या मिनिमा, यानी इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग, ये कैसा फंक्शन होगा। क्या मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करके फिगर आउट कर सकता हूँ कि इस कर्व का बिहेवियर कैसा होगा? क्योंकि जैसा dy/dx का बिहेवियर होगा, जैसा dy/dx पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, उस बेसिस पे इस कर्व को मैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कह पाऊंगा। तो मैं इस कर्व का बिहेवियर पता करना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन का बिहेवियर पता करना चाह रहा हूँ। किसका स्टूडेंट्स? हम पता करना चाह रहे हैं x स्क्वायर 4x माइनस 1, है ना। अब ऑब्वियसली हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली बना देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या क्या हैं? एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। सर एक तो नंबर स्केल पे अगर इमेजिन किया तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। सर एक जगह x 0 हो रहा है और एक जगह x 1/4 हो रहा है ना। आई होप आपको पता है। और हमारा जो कर्व है वो क्या है सर? एक्स स्क्वायर टाइम्स x माइनस 4, x माइनस 4 नहीं, 4x माइनस 1, है ना। सो दिस इज क्लियरली 4x माइनस 1। तो अगर मैं इसे लिखूं सो दिस इज 4x माइनस 1। अब इस कर्व का बिहेवियर पता करना चाह रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनो क्लास, सोच के बताओ। वैसे x पता चलना चाहिए, मतलब ये दिखना चाहिए, बट फिर भी देखो x की वैल्यू 0 से कोई छोटी ट्राई करते हैं। लेट्स से कोई नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से -5, -5 का स्क्वायर पॉजिटिव, -5 इंटू 4 -20, -20 -1 अगेन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये नेगेटिव है, ठीक है सर, अच्छी बात है। सर 0 से 1/4 तक क्या होगा? 0 से 1/4 के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 1/8 ले लेते हैं। 0 से 1/4 के बीच में एक वैल्यू होगी 1/8, 1/8 का स्क्वायर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये हो रहा है 4/8, 4/8 यानी क्या? 1/2, 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन गोइंग टू बी नेगेटिव। और एनीवे हमें पता है ये एक्स स्क्वायर है। अगर क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो 0 के इस तरफ भी और 0 के इस तरफ भी ये सेम बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि इवन पावर है, वेवी कर्व मेथड। सिमिलरली अब अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव होना तय है। आप चेक कर लीजिए, 1/4 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, लेट्स से 6, 6 का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 इंटू 4 -1 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, कैन आई फाइनली कंक्लूड कि सर आप तो सीधे सीधे सोचो, जब जब dy/dx में x 1/4 से छोटा है तो dy/dx नेगेटिव है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x which are less than 1/4, dy/dx क्या होगा स्टूडेंट्स? dy/dx will be negative। आई होप आपको दिख रहा है। बट येस ऑफ कोर्स आई कैन कंक्लूड वन मोर थिंग कि सर फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x which are greater than 1/4, सर जो आपका dy/dx है, जो आपका dy/dx है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई स्टूडेंट्स? हाँ, x की वैल्यू 0 पे आप मैक्सिमा या मिनिमा है, कोई ना कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली आप अचीव कर रहे हो। सेम आप 1/4 पे भी अचीव कर रहे हो, क्योंकि 0 और 1/4 पर f' यानी f'0 एंड f'1/4 0 हो जाते हैं। तो मेरा मसला बस ये है कि सर 1/4 से छोटी सारी वैल्यूज़ पर ये नेगेटिव है। अगर dy/dx नेगेटिव है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर कि 1/4 से छोटी सारी वैल्यूज़ पर ये जो कर्व है ये डिक्रीजिंग है, और 1/4 से बड़ी x की सारी वैल्यूज़ पर dy/dx पॉजिटिव है। तो क्या मैं कह सकता हूँ x की 1/4 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको ये सेंस क्लियर हो रहा है। और उस बेसिस पे फाइनली हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ आ रही हैं। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है क्लास, इसमें क्या कह रहा है वो y इज इक्वल टू समथिंग, बड़ा ही मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है, और वो पूछ रहा है कि dy/dx किसके इक्वल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप चीज़ें सोचें तो क्लियरली आपको दिखनी चाहिए कि ये किसके इक्वल होगा। ज़रा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मैं काम करता हूँ dy/dx सीधे सीधे निकालता हूँ, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर? y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। सर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये तो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर? 1। अब ध्यान से आगे से देखिए सर, एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x अपॉन में 2 फैक्टोरियल, है ना। 2 फैक्टोरियल के 2 से वो 2x का 2 कैंसिल, तो ये बचेगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल, और x अपॉन 1 फैक्टोरियल वापस कितना बन जाएगा? x। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। विद दैट अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ, आई होप यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल में 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल का 3 कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? एक्स टू द पावर 4।
एक्स टू द पावर 4 में 4x क्यूब, आई होप आपको दिख रहा है ना, एक्स टू द पावर 4 में 4x क्यूब और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। लेकिन सर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, मतलब सीक्वेंस या सीरीज में इन्फिनिटी तक टर्म्स नहीं है, जिसकी आखिरी टर्म है वो एक्स टू द पावर n है, लिमिटेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है। तो इसकी जो आखिरी टर्म आएगी सर वो क्या आएगी, वो फाइनली आएगी, ध्यान से सुनिएगा, ये होगा n एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल, है ना। तो n से n कैंसिल और n फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आखिरी टर्म को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। तो सर काफ़ी हद तक तो मेरी चीज़ें सिंप्लीफाइड हैं, बस कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। जैसे मुझे जो दिख रहा है सर, एक काम करते हैं, एक छोटा सा सजेशन है कि सर एक काम करिए, दोनों तरफ आप एक छोटा सा समेशन करिए। कौन सा समेशन, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स। एक काम करिए सर, इसमें आप x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो इस तरफ क्या था सर, इस तरफ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ से आते आते जो आखिर तक आप जा रहे थे, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी अब, वो होगी एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन जो लास्ट टर्म आप जब ऐड कर रहे हो, आपने इस तरफ एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐड किया, तो इस तरफ भी आप एक काम करिए सर, एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐड कर दीजिए। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस वाज आवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन, जो कि क्या था सर, y। मतलब क्या मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास था वो क्या था, dy बाई डी एक्स, जिसमें हमने क्या ऐड किया था सर, उसमें हमने ऐड किया था एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो जो राइट हैंड साइड पे आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है, ये ओवरऑल फाइनल एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, वो y के ही इक्वल है। तो इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा स्टूडेंट्स, y के। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, फाइनली हमसे पूछा जा रहा था dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से फाइनली कंक्लूड करूँ कि सर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सर बोलेंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y माइनस, मैं इसे उधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया। अगर मैं इसे किसी भी ऑप्शन से मैच करना चाहूँ तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, y माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, एंड दैट क्लियरली मैचेस विद ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ आ रहा है क्लियरली कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस ट्रिकी पार्ट ये था, हल्का सा, मतलब आई वुडंट कॉल इट अ ट्रिकी पार्ट, इवन अ ट्रिकी पार्ट, कि सर आपको बस x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ऐड करना था और उस वजह से पूरा क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा, यानी y की टर्म से आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन है लिमिट्स पर बेस्ड, और वो इस एक्सप्रेशन की लिमिट आपसे जानना चाह रहा है। अब लिमिट्स में हमने कुछ चीज़ें सीखी है स्टूडेंट, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप फिगर आउट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स एक बार। आई होप आपने इसे समझा और इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की। इसे एक बार हम साथ में देखेंगे वो क्या लिख रहा है। वो लिख रहा है सर वैल्यू ऑफ द लिमिट, और लिमिट में क्या कर रहा है, x की वैल्यू 1 तक अप्रोच करवाना है, मतलब 1 पास करवाना है। सर अगर मैं सीधे सीधे वैल्यूज रखने की कोशिश करूँ तो ये दिख रहा है 1 की पावर समथिंग माइनस 1 की पावर समथिंग, और 1 की कुछ भी पावर 1 ही होता है, तो ये न्यूमरेटर में दिख रहा है 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1 दिख रहा है, तो ये हो रहा है 0 अपॉन 0 फॉर्म। डू यू रियलाइज, अगर मेरा क्वेश्चन, अगर हमारा एक्सप्रेशन 0 बाई 0 फॉर्म होता है तो हमने एक रूल सीखा है स्टूडेंट्स, हमने लॉपिटल रूल सीखा है। क्या आपको याद आ रहा है, हमने लॉपिटल रूल सीखा है। एंड व्हाट डज लॉपिटल रूल से, लॉपिटल रूल कहता है, यहाँ पर एच साइलेंट है स्टूडेंट्स, तो लॉपिटल रूल क्या कहता है कि सर आप न्यूमरेटर को अलग से सब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर आप लिमिट पास करिए। तो लिमिट क्या है सर, आपकी लिमिट है x अप्रोचेज 1। अब अगर मैंने न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट किया तो ध्यान से सोचिए, मैं x टू द पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/4 विल कम टू द फ्रंट, और x की पावर 1/4 माइनस 1, x की पावर 1/4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1/4, यानी हो जाएगा कितना, मैं लिख ही देता हूँ 1 माइनस 1/4। इमेजिन करो स्टूडेंट्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1 माइनस 1/4 दैट विल बी 3/4। क्या आप सोच पा रहे हैं इतना, तो मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा, x की पावर लिखूंगा 3/4। सिमिलरली माइनस लिखा हुआ है x की पावर 1/5, तो 1/5 विल कम टू द फ्रंट। आई होप हमने सही किया है। मैंने 1 माइनस 1/4 बोला स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3/4। क्या आप सोच पा रहे हो, 1/4 n x टू द पावर n माइनस 1 होता है ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो 1/4 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 माइनस 4/4, ये हो जाएगा माइनस 3/4, और माइनस 3/4 अगर डिनोमिनेटर में गया तो बन जाएगा प्लस 3/4। तो एक्सप्रेशन ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा 1/4 इंटू 1/x टू द पावर 3/4। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। सिमिलरली क्या मैं इसके बारे में भी कुछ कह सकता हूँ, सर डायरेक्टली लिख दीजिए। अब पहले तो पावर 1/5 सामने आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में
एक्स टू द पावर 1/5 -1, एक्स टू द पावर 1/5 -1 कितना होगा 1 - 5/5 यानी -4/5, और डिनोमिनेटर में आके इसको कितना बना देगा एक्स टू द पावर 4/5। लेकिन सर सिमिलरली सेम ऑपरेशन सेम डिफरेंशिएशन आपको डिनोमिनेटर का भी करना है, तो डिनोमिनेटर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर दैट विल बी 3x², और -1 का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 0, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। क्या इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? वापस हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं और फिर हम वैल्यूज वापस रखते हैं। तो वैल्यू जैसे ही वापस रखेंगे स्टूडेंट्स, मुझे क्या दिख रहा है सर, हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप क्या ट्राई कर लें स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 1 ट्राई करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना होगा सर, ये होगा 1/4 -1/5 डिवाइडेड बाई 3। क्या आप सभी को दिख रहा है ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स? क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो जा रहा है 1 तो 1/4, ये हो जा रहा है 1 तो 1/5, और डिनोमिनेटर में वी हैव 3। अब अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो मुझे क्या दिख रहा है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसे 3/1 कह लीजिए। न्यूमरेटर में क्या दिखेगा 5 - 4, 5 - 4 कितना 1, 1/20, तो न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा 1/20, और डिनोमिनेटर का 3/1 रेसिप्रोकेट होके कितना हो जाएगा 1/3। आई होप आपको ये दिख रहा है। तो ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स? ये हो जाने वाला है 1/3। तो 1/20 इंटू 1/3 इज क्लियरली नथिंग बट 1/60, और उस बेसिस पर आप ऑप्शन सी मार्क करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इस वाले पार्ट को लेकर भी। चलिए विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक और शानदार सा एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ज़रा वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्विकली एवरीवन, वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप वो समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। बड़ा शानदार सा एक क्वेश्चन है। वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछ रहा है इस फंक्शन का x = 2 पे। जरा कोशिश करते हैं इसे सिंप्लीफाई करने की कि x = 2 पे सिनेरियो क्या बन रहा होगा। ध्यान से सुनिए, मैं इस फंक्शन को पहले डिफाइन करता हूँ, ओवरऑल ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए, मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी सर। एक तो 1 के आसपास देखना होगा, एक 3 के आसपास देखना पड़ेगा, यानी 1 और 3 के आसपास ये कैसे रोम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो चीज़ें हम समझना शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास। इस फंक्शन की डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं लिखने जा रहा हूँ f(x). अब f(x) क्या बनेगा वो समझिए सर। एक तो बनेगा कि 1 से पहले क्या है, 1 से पहले मतलब सर जब x जो है वो <= -1 है। सर एक केस वो बनेगा जब x 1 और 3 के बीच में, सर x जो है वो 1 से तो बड़ा है, लेकिन आई एम रियली सॉरी वो -1 नहीं होगा, दैट शुड बी +1 है ना, इट शुड हैव बीन +1। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ दिख रही है कि सर जब x 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये एक सिनेरियो बनेगा। और एक केस कब बनेगा स्टूडेंट्स? एक केस वो बनेगा जब x जो है वो किससे बड़ा है सर, x जो है वो 3 से बड़ा है। सर मैं इसमें और इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फाइनली बस इस केस में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि 2 यहाँ पर लाई करता है। फिर भी एनीवे फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, मॉड कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसी स्टेप में आ सकता है कि आप x की वैल्यू जब 2 है मतलब 1 से 3 के बीच में, तो कैसे वो बिहेव कर रहा है बस वो निकाल लेते और डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दीजिए dy/dx में, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको सिखाना कि कैसे ओवरऑल एक्सपांड करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो सर जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से 1 से छोटा ले लिया 0, तो 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, और नेगेटिव जब होता है मॉड तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। तो x - 1 का नेगेटिव हो जाएगा 1 - x, और x - 3 का नेगेटिव हो जाएगा 3 - x, तो ये कुछ ऐसा सा ओपन होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। सर 1 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 2 है ना, 2 ट्राई किया तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिवली ओपन होगा, तो x - 1 पॉजिटिवली ओपन होगा। लेकिन 2 - 3 नेगेटिव है तो x - 3 नेगेटिवली ओपन होगा, तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा 3 - x की तरह। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं चीज़ें सोचूं जब x 3 से बड़ा है, लेट्स से x की वैल्यू ले लेते हैं 4, 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, तो एज इट इज कैसा ओपन होगा, ये ओपन होगा x - 1 प्लस x - 3, तो ओवरऑल ऐसी कुछ कहानी बनेगी। लेकिन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं फाइनली तो मुझे सिंप्लीफाइड होकर कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स की अगर यहाँ पे देखूं तो -x कितना हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाने वाला है 4 - 2x है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या दिखेगा, एक्सप्रेशन मुझे दिखेगा 4 - 2x। सिमिलरली यहाँ पर x से x कैंसिल, सो 3 - 1 2, तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 2 है ना। तो यहाँ पे बन जाने वाला है ये 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लो ये कितना दिख रहा है 2x - 4, तो ये कितना दिखने वाला है, ये होगा 2x - 4, यानी इसका मैं लिखूंगा वैल्यू 2x - 4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्लास, dy/dx। अगर एनीवे पूरा ओवरऑल f(x) पूछा जाता तो आप क्या लिखते वो सुनिएगा। अगर ओवरऑल पूरा f(x) पूछा जाता तो आप क्या लिखते, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सर आप लिखते f(x) = ध्यान से सुनिए, पहले आप लिखते 4 का डिफरेंशिएशन 0, 2 - 2x का डिफरेंशिएशन -2, तो आप लिखते f(x) सर -2 के इक्वल है।
एफ डैश एक्स माइनस टू के इक्वल है। सर यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना होता है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स होता है 2, तो 0 और 2 के इक्वल है। लेकिन ये कौन कौन से सिनेरियो में होता है सर? सर यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 2। ये कब कब होता है स्टूडेंट? सर ये तब तब होता जब x जो है वो 1 है और 1 से 3 के बीच में और 3 से बड़ा है ना। तो सर यहाँ पे लिखूंगा मैं x तब जब ये 1 से छोटा है, सर यहाँ पे तब जब x 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, और ये तब होता है सर जब x जो है वो 3 से बड़ा है। आपको समझ आ रहा है? ओवरऑल इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपसे सिर्फ उसने dy बाई डी एक्स पूछा है कहाँ पर? सर जब आपका x जो है वो 2 है। सर जब आपका x 2 है तो ज़रा ध्यान से सोचिए सर, जब आपका x 2 है, जब आपका x 2 है मतलब 1 से 3 के बीच में है, जब आपका x 2 है यानी 1 से 3 के बीच में है, तो सर f डैश x कितना आ रहा है? सर उस केस में जब आपका x 2 है यानी 1 से 3 के बीच में है, f डैश x आ रहा है 0, जो कि आप इसको बिना निकाले भी ला सकते थे। मैं बस एक जनरल नोशन डेवलप करवाना चाह रहा था कि मॉड्यूलस फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको पूरी प्रोसेस क्या फॉलो करनी होती है। तो सर हम कहेंगे जो f डैश x होगा 2 पर, यानी अगर आप उसे कोई पूछे f डैश 2 तो वो वैल्यू होगी 0, यानी आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट? सर आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप आपको कैलकुलस में सारी चीज़ें समझ आई। हमने डिफरेंशिएशन, फंक्शंस, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय रीजन, मैक्सिमा मिनिमा, सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस तरह के अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश की इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। आई होप यू नो कि www.magnetbrains.com इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे सारे मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि हम आपको इंडिया का नंबर 1 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना कर दें, जहाँ पर आपको सारे सेगमेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने यानी तैयारी करने का मौका मिलता है। येस, एट मैग्नेट ब्रेन्स वी इंश्योर कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब देर आर नो हिडन चार्जेस, देर आर नो सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, अगर आप IIT JEE सेगमेंट में जाएंगे तो IIT JEE सेगमेंट में ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स, देर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। जब आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के लिए सजेस्ट करने लायक मिल सकती हैं। अगर आप अपने IIT JEE कोर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो IIT JEE कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है? ये सारे हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं, और ये आपका 40 डेज़ का किल शॉट प्रोग्राम, जिसका आज हमने कैलकुलस पार्ट का रिविजन कंप्लीट किया। 1 डे 1 टॉपिक 1 सब्जेक्ट या 1 चैप्टर जो हम रोज़ करने वाले हैं। और कैलकुलस जो हमारी यूनिट थी, जो 2 थी हमारी यूनिट, जो हमने जो पूरा कैलकुलस जो रिवाइज किया, उस पूरे को आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आप इस किल शॉट प्रोग्राम में या किसी भी कोर्स में वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको हमेशा वहीं के वहीं सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड दिखेंगी। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे। हम इंश्योर करते हैं कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट को आपको देखना है उसके साइन पर आप एक्सप्लोर करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स के लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैथ्स के लेक्चर पर क्लिक करिए। आप जैसे ही किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को देखना चाहते हैं, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका पूरा वीडियो बफर फ्री मोड में प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप फुल स्क्रीन पर पूरा का पूरा वीडियो प्रॉपर्ली देख सकते हैं। बाय द वे, यही सारी सेम चीज़ें यूट्यूब पर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट रेप्लिकेट होती हैं, वहाँ भी आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सो पॉइंट इज़ क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स कि ये मैग्नेट ब्रेन्स का जो मॉड्यूल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को एट ज़ीरो कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। आप कोशिश करिए कि आप इन चैनल्स को, इस वीडियोस को लाइक करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करें और हम इसी पैशन और इसी ज़ील के साथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, प्लीज़ इंश्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि इस चैनल पर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो आपको टाइमली मिलते रहें ताकि आप अच्छे से अच्छे सारे वीडियोस सब कुछ टाइमली देख पाएँ। नॉट जस्ट दैट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉड्यूल है, अगर आपको लगता है कि और भी लोगों की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इसे यूज़ कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।